हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करेंगे कैपिटल बजटिंग। जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके अंदर हम फिक्स एसेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, करंट एसेट के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स एसेट के बेसिस पे हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जनरेट होती है। फिक्स एसेट की वैल्यूएशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर हमारा काफ़ी सारा पैसा जो होता है इन्वेस्ट होता है। उसके बाद हम करते हैं कैपिटल बजटिंग, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी कह देते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होता है फर्म्स डिसीजन टू इन्वेस्ट इट्स करंट फंड्स मोस्ट एफिशिएंटली इन द लॉन्ग टर्म एसेट इन द एंटिसिपेशन ऑफ एन एक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ बेनिफिट ओवर ए सीरीज ऑफ ईयर्स। इसका ये मतलब है कि जब हमने फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, एक ही बार में पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसका बेनिफिट हमने कई सालों तक लेना है। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत ही अच्छी तरह से एवेलुएट करके और नेचुरली हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फर्म की प्रॉफिट है, जो ग्रोथ है, वो हमारे फिक्स एसेट का जो हम डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर बेस्ड होती है। और हमने कैपिटल बजटिंग के अंदर वही इन्वेस्टमेंट करनी है जो हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज़ करे। उसके बाद है कि हम ये कैपिटल बजटिंग क्यों करते हैं, फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट क्यों करते हैं। जनरली कई बार तो ये भी होता है कि अगर न्यू फर्म है तो इस्टेब्लिश करने के लिए उसने फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर एग्जिस्टिंग फर्म है तो उसने एक्सपेंशन के लिए करना है, मॉडर्नाइजेशन के लिए करना है, या अपनी पुरानी एसेट को रिप्लेस करने के लिए करना है। और कैपिटल बजटिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट होता है, जिसका बेनिफिट हमने कई सालों तक लेना होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारी लंबे समय तक, क्योंकि फ़ंड एक ही बार चले जाएंगे और बेनिफिट हमें कई सालों तक देंगे, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। और ये जो डिसीज़न होता है इरिवर्सिबल होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक ब्रेड खरीदते हैं, अगर गलत आ जाती है तो उसमें कोई बात नहीं, हम उसको थ्रो करके दूसरी ब्रेड ले आएंगे। बट फिक्स एसेट के अंदर जो इन्वेस्ट अगर हमने एक बार कर लिया तो उसको हम चेंज बैक नहीं कर सकते। और क्वालिटी ऑफ फिक्स एसेट के ऊपर ही क्या है कि हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ जो होती है बेस्ड होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये डिसीज़न लेना इसलिए भी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि एक तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। सेकेंडली क्या होता है कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि और मेथड्स भी बहुत होते हैं एवेलुएट करने के लिए, तो इसलिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और ये कैपिटल बजटिंग का जो डिसीज़न है ये नेशनल इम्पॉर्टेंस भी के अंदर भी रोल प्ले करता है। एक तो ये कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और लोगों की इनकम भी जनरेट करता है, तो इसलिए ये इकोनॉमी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद है कि हम कैपिटल बजटिंग प्रोसेस कैसे डिसीज़न लेते हैं। फर्स्ट तो ये है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई तरह के प्रपोजल्स आते हैं, फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एरियाज़ है जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक कमेटी बैठती है जो स्क्रीनिंग करती है कि कौन से वायबल प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से वायबल प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्रॉपर जो भी सिलेक्टेड प्रपोजल्स होते हैं उनके प्रो एंड कॉन्स देखे जाते हैं, उसके बेसिस पे उसको सिलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बेसिस पे उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया जाता है और फिर उसका रिव्यू लिया जाता है कि ये जो हमने सोचा था उसी के अकॉर्डिंगली काम चल रहा है। फिर उसके बाद है कि काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होते हैं जिसके अंदर हम फिक्स एसेट के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को जनरेट करती है। या तो हमारा यहाँ पे इंटेंशन होता है कि हमने अपनी कॉस्ट को पहले से, हमने ऐसी अच्छी मशीनरी यूज़ करनी है कि हमारी कॉस्ट पहले से रिड्यूस हो जाए, या हमने बिज़नेस के अंदर एडिशंस करनी है ताकि हमारा रेवेन्यू पहले से ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन, ये होता है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स जिनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि हम साइड बाय साइड कितने प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया होता है कि हमें मिनिमम इतनी रिटर्न मिलनी चाहिए। अगर जो प्रोजेक्ट मिनिमम रिटर्न से ऊपर रिटर्न जनरेट करते हैं तो हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो हमने एक मशीनरी परचेज़ करनी है, अब मशीनरी के ब्रांड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो ये आपस में कम्पीट करते हैं। जब हमने एक मशीनरी परचेज़ करने का डिसीज़न ले लिया तो बाकी ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएंगे। कंटीजेंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। जब हम एक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें दूसरे के अंदर भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे हम घर बनाते हैं
तो घर बनाने के लिए हमें कई तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कई तरह के हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटीजेंट इन्वेस्टमेंट, जो डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक के अंदर इन्वेस्ट किया तो दूसरे के अंदर भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कैपिटल राशनिंग डिसीजन होता है कि जो हमें चादर देख के पैर पसारना चाहिए। जितनी हमारी पहुंच है, जितने हमारे पास फंड्स हैं, जितने फ़ंड हम रेज़ कर सकते हैं, उसी के हिसाब से हमें डिसीज़न लेना चाहिए। उसके बाद है ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम एवेल्युएशन करते हैं। डिस्काउंटेड मेथड है जिनके द्वारा हम एवेल्युएशन करते हैं। पे बैक मेथड है, पोस्ट पे बैक मेथड है, डिस्काउंटेड पे बैक मेथड है, काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा वो पे बैक पीरियड के ऊपर रहेगा। पे बैक का मतलब होता है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कितनी जल्दी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है। यहाँ पे जब हमने सिलेक्शन का डिसीज़न लेना है तो वो लेना है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे शॉर्टर पे बैक पीरियड है। यहाँ पे अगर हमारे एनुअल कैश इनफ्लो जो है हर साल सेम होता है तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। मान लो अगर हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर 50,000 इन्वेस्ट किए हैं, हर साल वहाँ से हमें 12,500 मिल रहा है, तो हमारा पे बैक पीरियड हो जाएगा 4 इयर्स। और अगर हमें कोई स्क्रैप वैल्यू दी हुई है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से हमने उसको माइनस कर देना है, एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड कर देना है। एनुअल कैश इनफ्लो का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन को भी इनफ्लो का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम किसी को पे नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है कि पहले हम नेट प्रॉफिट के अंदर से डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देते हैं, टैक्स भी माइनस कर देते हैं, फिर नेट प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स आता है उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन ऐड करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पे बैक पीरियड है जहाँ पे क्या होता है कि अनइवन कैश इनफ्लोज होते हैं, हर साल एक जैसे नहीं होते। वहाँ पे हम उनको ऐड करके देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी रिकवर हो रही है। जैसे एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने 10,000 लगाया है, पहले साल 2,000 है, सेकेंड ईयर 3,000 है, थर्ड ईयर 4,000 है, फोर्थ ईयर 2,000 है, 3 ईयर का हमने टोटल कर लिया तो 9,000 है। अब हमें 1,000 चाहिए, बट हम फोर्थ ईयर के अंदर 2,000 अर्न कर रहे हैं। हम देखते हैं कि 1,000 हम कितने पीरियड के अंदर कैलकुलेट करेंगे, ये 6 मंथ आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा पे बैक पीरियड जो है 3 इयर्स 6 मंथ्स है। उसके बाद है कि पे बैक पीरियड के क्या मेरिट्स हैं। फर्स्ट, ये सिंपल है, इजी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्योंकि बड़ी आसानी के साथ हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन ये उन फर्म्स के अंदर भी सूटेबल है जहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स होती है। डीमेरिट इसका ये है कि ये वहीं तक ही सीमित रहता है जब इसकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है, क्योंकि हमने शॉर्टर पे बैक पीरियड के बेसिस पे सिलेक्शन करनी होती है, बाद वाले प्रॉफिट को हम नहीं देखते। तो ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ये टाइम को भी कोई रोल असाइन नहीं करता, क्योंकि जो 1 रुपया आज हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है जो हमें फ्यूचर के अंदर मिल रहा है। और यहाँ पे जो हम एवेल्युएशन करते हैं उसकी कॉस्ट को भी कंसिडर नहीं करता। इवन यहाँ पे हमारा होता है कि जितनी जल्दी हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर की जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसके साथ भी ये मैच नहीं करता।